हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, हमें विश्वास है। जैसा कि आपको पता है कि आपका रिजल्ट भी आ चुका है ना। अब आप लोगों को क्या इस चीज़ का इंतज़ार है कि हमारा जो एग्ज़ाम है यानी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, उसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं, तो एग्ज़ाम तो आपके होने ही होने हैं। लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है, स्टडी को कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया फिर एक दिन गैप दे लिया, क्योंकि जब गैप होता है ना तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, क्लासेस कंटिन्यू करिए। और हम क्लासेस नहीं ले पा रहे थे तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हालांकि प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिला जिससे हमको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले ही आपके सामने हमको आना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने जो सपोर्ट किया है और आपके कमेंट भी आ रहे थे कि मैम कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, इस तरह से कमेंट भी आ रहे थे। तो हमने ये चीज़ सोची कि एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे आप लोगों का, इसके लिए हम थैंक्स कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो हमारा सपोर्ट किया है वो दिल से किया है। क्योंकि अगर आप दिल से सपोर्ट ना करते तो ऐसा होता नहीं कि अरे मैम नहीं है तो कहीं और सही, ऐसा हो जाता है ना। लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट हमें मिला, जो प्यार मिला, वो सच्चे दिल से मिला। तो इसके लिए आपको एक बार फिर से थैंक यू। और फ्रेंड्स, हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो हर कदम पर या कदम कदम पर दीवारें सामने हैं, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए, है ना। इसके साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग देखिए, थैंक्स के मैसेज ना भेजकर अगर आप लोग शेयर कर दें तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका बेनिफिट हो रहा है तो और भी लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, और उसी में हमको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, है ना। तो आप लोग क्या क्या कीजिए, आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। कम से कम 2 से 3 4 बंदे या जो आपके जो फ्रेंड सर्किल में जो भी हों उन पर शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत हो गई। तो आज के जो सीरीज है उसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद जी हो जाते हैं, या गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाते हैं, या स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो जाते हैं, या सर सैयद अहमद खां जी हो जाते हैं। तो आपका देखिए, आंसर पर हम चलते हैं तो आंसर आपका हो जाता है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो हो जाते हैं वो स्वामी विवेकानंद जी हो जाते हैं। ठीक है। और अगर डेट की बात की जाए तो 1 मई कितनी, तो 1 मई और कितना 18 यानी 1 मई 1897। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है, इतनी डेट हो जाती है। और इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। सी राजगोपालाचारी जी, या सुभाष चंद्र बोस जी, या महात्मा गांधी जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त सभी, तो ज्यादातर क्या हमने देखा है, ये चीज देखने में आई है कि कोई नहीं पे बहुत ज़्यादा टिक कर दिया जाता है, या उपर्युक्त सभी में। लेकिन ये सभी चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का ऑप्शन डाल देता है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि आपको सतर्क रहना है, और सतर्कता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर भी क्या होता है, कभी कभी आप सतर्क भी रहते हैं, फिर भी आपको जोखिमों का सामना उठाना पड़ जाता है। तो वो तो खैर जो चीज़ होती है वो तो होती है, जो भाग्य में लिखा होता है वो हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो आपका जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाते हैं वो सी राजगोपालाचारी जी हो जाते हैं। अगर हम बात करें सी राजगोपालाचारी जी की, तो ये स्वतंत्र भारत जनरल भी थे। और इन्हें और किस नाम से जाना जाता था, तो यानी जाना जाता है, ऐसा नहीं है कि जाना जाता था और अब नहीं, ऐसा नहीं। तो इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो राजा जी। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए भाई, कहीं कहीं पे अगर ऐसा नाम दे दिया तो आप कहेंगे अरे इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है। और जबकि आपको पता होना चाहिए कि सी राजगोपालाचारी जी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? तो कब घोषित किया? 1920 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या 1942 ईस्वी में? तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार भी पढ़ लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है ये 1929 हो जाता है। और अगर हम डेट की, ये तो सन हो जाता है, ठीक है ना, और डेट की अगर हम बात करते हैं तो 19 दिसंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो 19 दिसंबर हो जाता है। क्योंकि ये भी चीज़ें याद रखनी है आपको, क्योंकि ऐसा करके सिर्फ आपको 19 दिसंबर, 20 अक्टूबर या 19 अक्टूबर ऐसे करके, या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त तो सभी ऐसे करके, तो फिर इसमें क्या होता है कि आपने तो सिर्फ सन याद किया है और जो डेट है, मंथ है, उसको आपने तैयार नहीं किया है, तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। तो आपको फुल चीज़ें पता होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आप लोग भाई देखिए, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करते चलें। और हमें ये बार बार कहना ये होता है कि भाई आपको क्या याद दिलाना पड़ेगा, है ना, तो आप लोग लाइक करते चलें। और उसके बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया? तो आर्य समाज ने दिया, ब्रह्म समाज ने दिया, या महात्मा गांधी ने दिया, या प्रार्थना समाज? तो आंसर आपका, चलते हैं आंसर की तरफ। तो आर्य समाज, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आप समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लें कि भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया? तो आर्य समाज ने दिया, ऐसे भी पूछ सकते हैं, है ना। और आर्य समाज का संस्थापक कौन है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, सभी चीजें पता होनी चाहिए। तो आर्य समाज यानी भारत भारतीयों के लिए है, आर्य समाज ने कहा। और कहा किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, ब्रह्म समाज के द्वारा क्या कहा गया है, प्रार्थना समाज के द्वारा क्या कहा गया है। इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन एक चीज हम जरूर बताएंगे आपको कि आपका जो हो जाता है, एक देखिए बहुत अच्छी लाइन है और ये अपने जीवन पर क्या होता है कि फॉलो भी होती है। जैसे महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया, इन्होंने कहा कि किसी की मेहरबानी मांगना, क्या कहा कि किसी की मेहरबानी मांगना और अपनी आज़ादी बेचना। यानी समझ में आया ना कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि किसी की मेहरबानी मांगना, कभी भी आप किसी की मेहरबानी बिल्कुल भी ना मांगे, क्योंकि अगर आपने किसी की मेहरबानी मांग ली तो यानी आपने अपनी आज़ादी को बेच दिया। तो इन्होंने ये चीज़ कही है। और भी महात्मा गांधी जी के कई नारे हैं, जैसे जहाँ पवित्रता है और वहीं क्या है, निर्भयता है, और भगवान का कोई धर्म नहीं है। और इन्होंने क्या कहा, करो या मरो का नारा भी दिया, भारत छोड़ो, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। तो ये सभी नारे किसके हो जाते हैं? तो महात्मा गांधी जी के हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो विवेकानंद से, या दयानंद सरस्वती, या महात्मा गांधी, या पंडित नेहरू? किससे संबंधित है राष्ट्रीय युवा दिवस? तो चलते हैं देख लेते हैं, विवेकानंद से। किससे संबंधित है? तो विवेकानंद से संबंधित हो जाता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए राष्ट्रीय युवा दिवस, तो महान दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता कौन? तो स्वामी विवेकानंद जी की बात की जा रही है, क्योंकि इन्हीं के जन्म दिवस पर तो मनाया जाता है ना। और ये कब मनाया जाता है? तो हर 12 जनवरी को, ठीक है ना। तो यानी जब 12 जनवरी आती है, भाई एक साल के बाद ही तो होता है ना, तो 12 जनवरी, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि युवा दिवस कब, किस डेट में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 को, या 23 नवंबर 1919 को, या 1 अगस्त 1920 को, या 19 अक्टूबर 1920 को? तो कब मनाया गया खिलाफत दिवस? तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो खिलाफत आंदोलन का समर्थक कौन कौन कर रहे थे। तो जो खिलाफत आंदोलन हो जाता है उसका समर्थन देखिए महात्मा गांधी जी और INC ने किया। और कब किया, अगर इसकी बात, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई
डेट बताएं आप, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अक्टूबर 1919 को या 23 नवंबर 1919 को। दोबारा देखिए, हम रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, समझिए। 1 अगस्त 1920 या 19 अक्टूबर 1920। तो आपका यहाँ पे देखिए हो जाता है, यहाँ पे 19 तो नहीं है, आपका 17 अक्टूबर 1919 हो जाता है। और यहाँ पे कहीं पर भी आपका 17 अक्टूबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर उसके सबसे नज़दीक की हम बात करते हैं, यहाँ पे 19 अक्टूबर है। देखिए पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे भी 19 अक्टूबर है, ठीक है। ये तो अब आप कहेंगे कि मैम हम ए लगा दें या हम डी लगा दें, यानी आ लगा दें या दा लगा दें, तो बात एक ही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं एक है। कैसे एक नहीं है? यहाँ पे देखिए 1919 है और यहाँ पे 1920 है, क्योंकि आपको सबको लेके चलना है ना, क्योंकि सन भी लेके चलना है, आपको डेट भी लेके चलनी है। तो यहाँ पे 20 है, तो 1919 तो ये आपका सही ही है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ गलत है? ये जो 19 अक्टूबर लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए 17 अक्टूबर। क्या होना चाहिए? 17 अक्टूबर होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ए पर ही टिक करना रहेगा, क्योंकि इस तरह के जब कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो जो सबसे नज़दीकी का टाइम हो, जैसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया, अब यहाँ पे 19 अक्टूबर है और आंसर 17 अक्टूबर है, 1919 है, तो जो सबसे नज़दीक का हो उस पर आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। वैसे हम तो भाई यही कहते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए जिसमें कन्फ्यूज़न हो, है ना। लेकिन अब इसके लिए हमारे कहने से तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं होगा या हम ऐसे गारंटी ले लें, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हो जाता है ऐसा। और इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। अगर इस तरह से मिसप्रिंट होता है या कुछ ऐसा होता है तो उसको भी समझा जाता है, फिर 1 नंबर सभी को वो मतलब मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ भी किया हो, जैसे मान लीजिए आंसर है कुछ भी, मान लीजिए कुछ भी आप सोच लें और उसका आंसर उसमें है ही नहीं और है आंसर, तो आपको क्या है कि सभी को 1 नंबर मतलब मिलेगा। जैसे आपको हम फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाना साहब दत्तक पुत्र थे, किसके? बाजीराव के पुत्र थे ना। और अगर यहाँ पे जैसे ऑप्शन में बाजीराव है ही नहीं, है ना, तो अब कोई किसी पर टिक तो करना ही करना है भाई। ऑप्शन वाले में टिक तो आपको करना ही है, छोड़ना तो है नहीं। तो इसमें जब बाजीराव ऑप्शन ही नहीं है तो किसी का भी नहीं सही होगा, सभी का गलत होगा। 4 ऑप्शन है, चारों गलत हैं, तो फिर नंबर सभी को मिलेंगे। इस तरह से हो जाता है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? अब देखिए, जैसे ही आपने ब्रह्म समाज देखा तो एक चीज क्या होती है ना कि माइंड में क्या बत्ती टाइप की जलती है कि भाई ब्रह्म समाज आया तो हम किस पे टिक करेंगे। जाहिर सी बात है, अब आपने सोच लिया होगा, ठीक है। लेकिन हर एक चीज को अच्छे से ध्यान से पढ़ें कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की बात नहीं की जा रही है। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? क्योंकि देखिए, एक स्थापना होती है, जैसे मान लीजिए आपका घर बन रहा है, ठीक है, तो नक्शा किसी और ने बनाया, ठीक है, उसमें नींव किसी और ने रखी, ठीक है, बनवा कोई और रहा है। तो इस तरह से क्या है, आपको चीजों को समझना है। तो बस यही चीज है। तो ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, दयाल दास ने, स्वामी नायकर ने या पंडित नेहरू ने? किसने किया? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है देवेंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र की, तो ये तो हो गई देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मवाचा लिखी थी, जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक बयान था। और ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, जितना कहा जाए हम यहाँ पे लिख देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो स्थापना की अगर बात की जाए तो कब की गई, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो स्थापना कब की गई यानी सन पूछ लेते हैं, तो 1828 किसके द्वारा की गई? और किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अगर यहाँ पे सन सिर्फ पूछ लेंगे तो आपको 1828, अगर आपको ऑप्शन में मंथ मिलता है कि 20 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त या 23 सितंबर, तो आपको क्या करना है? आपको पता है कि 20 अगस्त, कितना
20 अगस्त, तो आप लिख देंगे कि 20 अगस्त। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाता है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 2 जनवरी 1923 को, 2 जनवरी 1924 को, 1 फरवरी 1923 को और 1 जनवरी 1924 को। अब आप बताएं कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्वराज पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो प्राधीनता भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक क्या था ये, तो राजनीतिक दल था ये। क्या जो आपका स्वराज पार्टी हो जाती है ना, तो ये एक राजनीतिक दल हो जाता है। और स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी इसकी स्थापना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, डेट पूछी जा रही है भाई कि कब हुआ है, तो आपको डेट पे चलना है। तो यहाँ पे मतलब यानी आपको डेट बतानी है, ठीक है ना। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, तो 2 जनवरी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, जबकि 2 जनवरी को नहीं हुआ, 1 जनवरी को हुआ। कब हुआ, तो 1 जनवरी 1923 को हुआ। ठीक है, तो अब हालांकि यहाँ पे देखिए 1 फरवरी, तो 1 फरवरी से तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जनवरी में हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि 2 जनवरी दे दिया, लेकिन अगर भाई पास में 1 जनवरी या 2 जनवरी तो ज़्यादा पास में है ना। और सन तो आपको 1923 ही लिखना है। तो अगर 1 जनवरी है तब भी आपको भाई टिक करना रहेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन है, एक को तो चूज करना ही करना है। तो जो सबसे नज़दीक है उसको आपको देखना है, चीज़ों को समझना है। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1919 शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, या आपका हो जाता है सेकंड ऑप्शन 1919 मोतीलाल नेहरू ने की थी, या ऑप्शन आपका हो जाता है कि 1920 लाला लाजपत राय ने की थी, या कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1919 शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना, चलते हैं भाई हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें भाई, बहुत ज़रूरी होता है। हमें मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको लाइक करना है, न्यू है तो सब्सक्राइब करना है, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको तो सब्सक्राइब करना ही नहीं है ना। चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास ने की, मोतीलाल नेहरू ने की, सुभाष चंद्र बोस ने की, चंद्रशेखर आजाद ने की। किसने की? तो प्रजातंत्र दल और फॉरवर्ड ब्लॉक, इन दलों की स्थापना की बात हो रही है। तो इसमें आपका जो हो जाता है आंसर, ठीक है ना, तो कौन हो जाता है? सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की, सुभाष चंद्र बोस की, मोतीलाल नेहरू की, चित्तरंजन दास की। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। आपको भी हम कुछ सेकंड देते हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो फटाफट से हम आंसर अगर आप लोगों को बता देंगे ना, तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, है ना। बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये नहीं होता है अरे ये तो हमें आता है, अरे ये तो हमें, ऐसा नहीं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो क्या होता है, आप ये प्रैक्टिस ना स्ट्रांग बनाती है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है भाई? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक हो जाती है। तो आंसर भाई इसका याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। और ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए। ऐसा होता है ना, कभी कभी जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो आपके वेरी शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं। जो वेरी शॉर्ट वाले होते हैं आपने तैयार किया है वो ऑप्शन में, लेकिन ये सब है मिला जुला के चीज़ें की जाती हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने 2 अति लघु याद कर लिए तो 1 लघु आपका तैयार हो जाता है, ऐसा भी होता है। और 1 लघु आपने तैयार किया है अच्छे से, तो आपके अति लघु और बहुविकल्पी तैयार हो जाते हैं। यानी हर बात का एक निचोड़ है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए, कितना भी घुमा के पूछ लिया जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पूछो भाई कहाँ से पूछोगे, क्योंकि हमारी तो तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है ना। और जैसा कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, हालांकि यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम में थे तो आप लोगों से बात नहीं कर पाए, लेकिन कमेंट्स आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था कि मैम आपने गाइड किया, तो उसी तरह से हमने वर्क किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा रहा।
तो इन सभी चीज़ों से ये लगता है कि हाँ आप लोग सीरियस होकर पढ़ते हैं और आप क्या करते हैं कि भाई मेन मकसद ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डीएलएड कर लिया और काम खत्म हो गया। भाई डीएलएड करने का भाई मेन पर्पस क्या है कि टीचर बनने के लिए हमने डीएलएड में एडमिशन लिया है ना। तो डीएलएड किया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद आपको सीटेड भी करना है, उसके बाद आपको सुपर टेट भी निकालना है। तो ये सभी चीज़ें हो जाती है। तो पढ़ाई ऐसी करो ना कि मतलब महावीर स्वामी गौतम बुद्ध जैसे आप लोग बन जाओ कि बस तपस्या में लीन है, हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है, हमको पढ़ाई करनी है। कोई कितना भी डिस्टर्ब करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना मेन फोकस किस पे रखें, पढ़ाई पे रखें। क्योंकि देखिए दिक्कतें तो आती जाती रहती हैं, उसकी तो कोई हद ही नहीं होती है। लेकिन अगर पढ़ाई आप अच्छे से कर लेंगे तो सारी दिक्कतें अपने आप ही से ख़त्म हो जाती हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। खैर चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को भाई प्रैक्टिस भी करनी है ना। तो आप सोचते हैं ना मैम थोड़ा कम टाइम से आप कर दें तो हमारा जल्दी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन ये भी चीज़ें हैं कि फटाफट से जो चीज़ें होती हैं ना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। जिन चीज़ों में थोड़ा सा हमको टाइम देना रहता है वो चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, फ़ायदेमंद होती हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे, कहा। यानी किसने कहा, क्या कहा? गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे। लोकमान्य तिलक ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा? तो आपका हो जाता है कि लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, है ना। ऐसे क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं जो नेम होता है ना तो उसका जो पीछे का भाग हो, जैसे भाई लोकमान्य तिलक कर लिया, अरे भाई कंफ्यूज है हाँ कैसे किसके बारे में पूछ रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो पूछ ही रहे हैं, है ना। ऐसे करके तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी जानकारी और आपको आ भी रहा है और फिर भी आपका गलत हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। एमडीएम की व्यवस्था, एमडीएम जो मिड डे मील होता है भाई, एमडीएम यानी मिड डे मील, जो बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता है। और वो आपको पता है कि पहले यहाँ जब स्टार्ट हुआ अपने यहाँ तो 1995 में, और तब क्या किया जाता था, कच्चा अनाज बच्चों को दिया जाता था अगर जिसकी 80% उपस्थिति होती थी। क्या 80% रजिस्टर में उपस्थिति होती थी कि हाँ बच्चा इतने दिन स्कूल आया। और मेन जो फोकस किया गया इस मतलब भोजन को देने का मेन पर्पस क्या था, यानी मेन मोटिव क्या था कि बच्चे स्कूल में आए, स्कूल से जुड़े। क्योंकि पहले ऐसा होता था बच्चे एडमिशन ले लेते थे और गायब हो जाते थे, है ना। तो मेन मकसद यही था कि भोजन मिलेगा तो बच्चे स्कूल में आएंगे। तो पहले तो ऐसा हुआ भाई 15 अगस्त 1995 में भोजन यानी भोजन पका हुआ नहीं देते थे, अनाज देते थे, ठीक है। और जिसकी 80% उपस्थिति होती थी। उसके बाद देखा गया कि बच्चे तो कुपोषण का शिकार है और भोजन मतलब सरकार दे भी रही है, अनाज भी दे रही है, तो बोले ऐसा नहीं बनेगा भाई। ऐसा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि बच्चों को तो इसका फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, और जब बच्चों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो फ़ायदा ही क्या है हमारा बच्चों को भोजन देने का, है ना। तब ये हुआ कि 2004 में ये हुआ कि भाई भोजन अब पका के दिया जाएगा बच्चों को, और इसमें बच्चों का फ़ायदा भी हुआ। भाई देखिए मिल्क भी मिलता है ना, फ्रूट भी मिलते हैं, प्लस क्या है भोजन भी मिलता है। तो इससे क्या है बच्चे स्कूल ही में मतलब खाते पीते हैं तो उनकी भाई सेहत में लगेगा, है ना, उनके शरीर में लगेगा तो सेहत बनेगी, ये चीज़ है। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। और मेन मकसद क्या कि बच्चे स्कूल आए, और भाई ये हुआ कि जानकारी ली गई कि भाई बच्चे का एडमिशन कराया गया, फिर आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आता। तो भाई माता पिता ने कहा, उन बच्चों ने भी कहा कि हम अगर स्कूल भेज देंगे तो हम भाई गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम नहीं है कुछ तो हमारे बच्चे हेल्प ही कर देंगे, है ना। और घर में भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, तो क्या है ये सभी चीज़ें देखी गई। तो इससे यही हुआ कि हाँ बच्चे को भोजन भाई मिलेगा स्कूल ही में, कापी किताबें सभी चीज़ें मिलेंगी स्कूल में, सिर्फ आपको क्या करना है बच्चे को स्कूल भेज देना है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप निभा ही सकते हैं, है ना। तो भाई माता पिता कब ऐसे होंगे कि हाँ बच्चे को नहीं भेजेंगे, वो तो मजबूरी होती है तभी भाई माता पिता नहीं भेजते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एमडीएम की व्यवस्था केवल प्राथमिक विद्यालय, केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय और बाद दोनों कोई नहीं। तो केवल और केवल ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्राथमिक में भी मिलता है और उच्च प्राथमिक में भी मिलता है। तो इस तरह से आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, ठीक है ना।
और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारों की हत्या कब की? 3 अप्रैल 1858, 6 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 6 अप्रैल 1858। तो यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन को समझें आप। मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की? यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, क्योंकि उसका आंसर बदल जाएगा आपका। लेकिन मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की थी? तो यहाँ पे आपका देखिए 1857। तो ये जो घटना हो जाती है आपकी 8 अप्रैल 1857, तो ये भी नहीं होती है। 3 अप्रैल 1858 की तो बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 57 की बात कही गई है, तो 57 में हुआ था, ठीक है ना। तो जो अगर देखा जाए कि डेट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन कोई भी राइट नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये 29 मार्च की बात है। कितनी है? तो 29 मार्च 1857, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और ऐसा कुछ नहीं कि हवा में उड़ाने वाली बात नहीं है कि भाई अरे चलो एक ही नंबर की तो बात है, अरे एक ही नंबर तो हमारा चला गया। अरे एक एक नंबर से ना बैक लग जाती है, और डीएलएड में बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिजल्ट आया है तो भाई देखा भी होगा। हम तो भाई ये नहीं चाहते कि किसी का भी बैक लगे, लेकिन जब तक गाइड नहीं किया जाएगा, चीज़ों को बताया नहीं जाएगा कि हाँ बैक भी लगती है, क्योंकि पढ़ाई सीरियस होकर करें। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग कहते हैं हमें जितना पहले से ज्ञान है ना उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर लेंगे, लेकिन क्या होता है वो उसके भरोसे पे क्या करते हैं, खो बैठते हैं। क्या टाइम तो ज़्यादा कीमती होता है ना, तो उनमें बैक लग जाती है। फिर क्या करते हैं, न्यू सेमेस्टर की भी तैयारी करते हैं, प्लस जिसमें बैक लगती है उसकी भी तैयारी करते हैं, है ना। तो कंफ्यूज होकर ऐसा काम किया, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था, है ना। तो इसलिए भाई हम हर एक चीज़ बताते हुए आपको चल रहे हैं, और आप लोग भाई चीज़ों को समझिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक एक नंबर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्व रखता है। पहले क्या, जैसे अब तक जो आप लोगों ने जैसे ग्रेजुएशन वगैरह किया, तो उसमें क्या होता था, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, तो ऐसा है भाई लेंदी लिख दिया। अगर नहीं भी, अगर एक आध नंबर कम भी है, तो जो एग्जामिनर होता है ना, तो वो क्या करते हैं, अरे चलो बच्चे को 1 नंबर 2 नंबर दे दो और बच्चा पास हो जाए। लेकिन इसमें ऐसी भी कोई बात नहीं होती है। अगर 1 नंबर कम है, वो नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर भी हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1828 में, यहाँ पे 1828 देखिए सेकेंड ऑप्शन है, और इसमें 82 है, और सा ऑप्शन 1897 है, और दा ऑप्शन 1902 है ना। तो इसमें देखिए भाई कौन सा आपका राइट होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो इसमें आपका हो जाता है 1897, और अगर डेट की हम बात करते हैं तो 1 मई की बात है, ठीक है ना। 1 मई, और क्या है 1897, ये आपको हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, या कोई नहीं। तो राजा राममोहन राय जी जो थे वो कौन थे? तो वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, है ना। तो इस तरह से आपका कौन सा आंसर राइट हो जाता है? तो इस तरह से आपका हो जाता है ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो इसमें आर्य समाज के संस्थापक स्वामी कौन हो जाते हैं? यहाँ पे सा ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये हो जाते हैं आर्य समाज के संस्थापक। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका उपर्युक्त सभी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हो जाते हैं ना, तो वो महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, सचिवालय भी है, इस तरह से उपर्युक्त सभी है। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ कौन सा हो जाता है? सत्यार्थ प्रकाश हो जाता है, या रामचरितमानस, या दोनों, या कोई नहीं। अब दोनों पे भाई देखिए सुई मत अटकाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका सत्यार्थ प्रकाश हो जाता है। क्योंकि हमने इसलिए यहाँ पे कहा कि सुई मत अटकाइएगा, क्योंकि दोनों का जब आता है ना, तो ये होता है कि दोनों ही सही होंगे। लेकिन ये सिर्फ एग्जामिनर क्या करते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि भाई कंफ्यूज करना तो बनता ही है कि भाई बच्चे ने कितनी तैयारी की है। क्योंकि क्या होता है, लाइन में तो बहुत लोग लगे होते हैं,
है ना। यानी कि कहने का मतलब है भीड़ में तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन अलग कौन दिखता है? अलग तो वही दिखता है ना जो बहुत अच्छे से जिसने तैयारी कर रखी होती है। भीड़ से अलग तो वही दिखता है, वरना पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, है ना। तो भीड़ से अलग दिखना है, सिर्फ ये नहीं कि हाँ हमने पढ़ाई कर ली, हमारा तैयार है, फिर बाद में कुछ भी हो, ऐसा नहीं। भीड़ से अलग दिखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी। यह कथन किसका है? जॉन लॉरेंस, जेम्स आउट्रम, एलिया रोज, एस एंड सेन। किसने? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है वो रैक्स है, सर जॉन रैक्स, और यहाँ पे लॉरेंस। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो। तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ? तो सती प्रथा, सबसे पहले तो हम सती प्रथा के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि जो लड़कियों की स्थिति ना वो बहुत ही खराब है। तो सती प्रथा, सती का मतलब होता है कि किसी के लिए सती हो जाना, ठीक है ना। तो क्या होता था कि पहले बाल विवाह होता था। बाल विवाह कैसे होता था कि लड़की बहुत छोटी है और उसकी शादी यानी उसका विवाह कैसे कर दिया जाता था? अधेड़ उम्र का कोई होता था उसके साथ में कर दी जाती थी उसकी शादी। कोई अधेड़ उम्र से ज़्यादा भी होता था, मतलब उसका विवाह उस लड़की से कर दिया जाता था। फिर होता क्या था कि भाई जब वो अधेड़ कहते नहीं कि जो पेड़ में पत्ते लगे हुए हैं और पके हुए पत्ते लगे हुए हैं, पीले पत्ते यानी, तो वो तो भाई टपकने का उनका कोई वो नहीं रहता है ना। तो वो क्या होता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब लड़की का क्या हो, है ना, अभी तो वो छोटी ही है, अभी तो वो बड़ी भी कायदे से नहीं हुई है। तो क्या होता था, मतलब जो मृत्यु जिसको प्राप्त हो जाती थी यानी पति को, तो उस पति के साथ उसको जबरदस्ती जला दिया जाता था। पहले तो ये भी एक माइंड कर दिया जाता था कि नहीं, अगर पति जिंदा है तो पत्नी जिंदा, अगर पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को भी मर जाना चाहिए। तो बहुत लोग अपनी मर्जी से, तो खैर नहीं है, क्योंकि उसका माइंड इतना मैकअप कर दिया जाता था कि वो हाँ ठीक है, अगर अपनी मर्जी से नहीं भी वो सती होना चाहती थी कि भाई हम जीना चाहते हैं, फिर भी जबरदस्ती उसको चिता में जला दिया जाता था। फिर क्या हुआ भाई, इस पे कार्य किया गया, यानी सती प्रथा पर वर्क किया गया कि ऐसा नहीं, ये चीज़ गलत है। अगर किसी की, पहली बात तो ये गलती हो रही है, बाल विवाह हो रहा है, बाल विवाह देख के हो रहे हैं कि छोटी लड़की है और बड़ा लड़का है, बहुत ज़्यादा उम्र है, अधेड़ उम्र है, चलो साल 2 साल 4 साल 5 साल की कोई बात नहीं होती है, लेकिन अधेड़ उम्र का है इंसान, उसके साथ विवाह कर दिया गया तो वो तो भाई, वैसे मौत तो किसी को भी आ सकती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें ये होती हैं कि भाई हाँ इनकी उम्र हो गई अभी, ये तो इनकी लास्ट स्टेज चल रही है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है बच्चा जन्म लेता है और उसको कह दिया जाता है इसकी लास्ट स्टेज चल रही है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि एक चीज़ हम आप लोगों से ज़रूर कहेंगे, क्योंकि सती प्रथा आ गई है लड़कियों के बारे में, तो हम ज़रूर कहेंगे, 2 लाइनें हैं। लड़कियां बोझ नहीं बोझ बनाया हमने, लड़कियां बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने है, और समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है, और इन लड़कियों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। क्योंकि लड़कियों की आवाज़ पहले भी दबी हुई थी और आज भी दबी हुई है, वो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती हैं। अगर लड़कियों से ये कहा जाता है उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, आज भी ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि नहीं लड़कियों की स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई है। थोड़ा सा देखिए टाइम ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ स्किप करके हम ये जो मैम बात बता रही हैं तो उसको हम स्किप कर दें, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। क्योंकि आपको अगर सती प्रथा के बारे में आ जाए, लड़कियों के बारे में आ जाए कि, तो आप लिख सकते हो और अच्छे से। और ऐसा हमारा मैन मोटिव ये भी नहीं है कि सिर्फ आप एग्जाम को पास कर ले जाओ, आप इस लायक भी बन जाओ कि आपको पढ़ाना कैसे है, आपको ये भी तो सीखना है ना कि हमको पढ़ाना कैसे है, क्योंकि आप इसीलिए ये कोर्स कर रहे हो, पढ़ाने के लिए। तो हम आपको बताते हैं कि लड़कियों की आज स्थिति वो बन गई है कि लड़की किसी भी, मतलब कितनी भी वो ऊंची हो, कुछ भी हो, उसने कितना भी ज्ञान ले रखा हो, लेकिन उस पे भी जुल्म होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो धाराएं बनी हुई हैं कि हाँ ये धारा इसके लिए है, वो धारा इसके लिए है, लड़की अपने हक के लिए खड़ी हो सकती है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि लड़कियों को क्या, हमने आपको एक लाइन बताई कि इन लड़कियों को दबी हुई आवाज़ बनाया हमने, कि आवाज़ दबा दी जाती है,
ठीक है, कि अगर बेटा ऐसा करोगे तो ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, समाज में इज्जत है, ये है वो है, ये सभी चीज़ों को लेकर और उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इसीलिए लड़कियों पे जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसको क्या करना है, इसी समाज को तो बदलना है ना। जिन लोगों ने बदला वो तो उन लोगों ने ये सोचा कि हमने बदल दिया है समाज को, लेकिन रियल में समाज नहीं बदला है और हमको नहीं लग रहा है कि समाज बदलेगा। इस सोच को लेकर सब, वो बात अलग की है कि लोग चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन चांद पे जाते जाते यहाँ की स्थिति को गए हैं भूल। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। चलिए भाई हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड रिपन, राजा राममोहन राय कौन हो जाते हैं? तो आंसर आपका हो जाता है, आंसर पर चलते हैं, आपका हो जाता है राजा राममोहन राय। ठीक है, आपका द ऑप्शन राइट है और ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं लेंगे, बस थोड़े क्वेश्चन और रह रहे हैं और बाकी अगर लेंदी भी होगी तो आप लोगों को दिक्कत क्या हो, जब मैराथन होगी तो वो तो भाई 3 घंटे 4 घंटे की चलेगी, तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा हैबिट में पड़ जाएगी लॉन्ग क्लास ले लेकर, और फिर मैराथन आएगी तो वो भी आप लोग अच्छे से देख पाएंगे, है ना। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए? तो 1886, 1905, 1828 और कोई नहीं। तो दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए? तो आपका हो जाता है 1886 हो जाता है। अगर हम बात करें 1905 में क्या हुआ था, तो 1905 में बंगाल विभाजन, और अगर 1828 की हम बात करते हैं कि इसमें 1828 में क्या खास बात हुई, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ठीक है, तो यानी एक क्वेश्चन आप तैयार करके आपने 3 क्वेश्चन तैयार कर लिए, है ना। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, दादा भाई नौरोजी को, फिरोजशाह मेहता को, किसको कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। और उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब जब हम कहेंगे तभी भाई आप लोग करेंगे, है ना, बिना कहे तो भाई आप लोग नहीं ही करेंगे। चलिए भाई, प्रार्थना समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फुले, रामकृष्ण परमहंस, आत्माराम पांडुरंग और कबीरदास, इसमें से कौन हो जाते हैं? तो आपका आत्माराम पांडुरंग। कौन? आत्माराम पांडुरंग। अगर सन की बात की जाए तो 1867, क्या 1867 क्या प्रार्थना समाज की स्थापना, संस्थापक तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आज की सीरीज का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, दमन, सिलवासा, कवरत्ती क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है पोर्ट ब्लेयर, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाती है। और पोर्ट ब्लेयर की अगर हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्लस क्या है, अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है, यानी जो अंडमान है ना वो द्वीप के कहाँ पे स्थित है? तो पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर? तो पूर्वी तट हो जाता है। और अगर बात करें पोर्ट ब्लेयर, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रवेश द्वार है। ये क्या है? पोर्ट ब्लेयर, यानी पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है प्रवेश द्वार। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए भाई, हेमेटाइट का संबंध खनिज से है, बॉक्साइट से है, लोह अयस्क से है, सोना से है, तांबा से है। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो लोह अयस्क में हो जाता है। यहाँ पे हेमेटाइट का संबंध है ना, तो ये लोह अयस्क हो जाता है। अगर हम बात करते हैं लोह अयस्क तो Fe2O3 हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, मथुरा, बनारस, लखनऊ, कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना मथुरा में स्थित है। कहाँ पर हो जाता है? तो मथुरा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है, किससे की जाती है? नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा। भाई सिंचाई तो हर तरह से की जाती है, नहरों से भी की जाती है, कुओं से भी की जाती है और नलकूपों से भी की जाती है। तो इस तरह से उपर्युक्त तो सभी ही राइट आंसर हो जाता है ना। और 2 क्वेश्चन रह रहे हैं आपके, तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहाँ लगता है? तो बांदा में लगता है, महोबा में लगता है,
या झांसी में लगता है या प्रयागराज में लगता है। तो उत्तर प्रदेश में जो कालिंजर मेला हो जाता है वो लगता है आपका बांदा में। कहाँ लगता है? बांदा में लगता है। और ये कब लगता है? तो प्रत्येक वर्ष में जनवरी में लगता है। कब लगता है? तो जो हर साल, इस तरह से भी आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि हर साल जनवरी माह में लगता है ये मेला। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई एक लाइक तो बनता ही बनता है ना। चलिए भाई, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो असम, राजस्थान, केरल, झारखंड। तो डिगबोई तेल क्षेत्र आपका हो जाता है वो असम राज्य हो जाता है, यानी असम में हो जाता है। तो डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो असम। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका असम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका हो जाता है सेशन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, है ना। और एक चीज कहना चाहेंगे कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। और गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। भाई जब आप घर से निकलेंगे ही नहीं तो मंजिल कहाँ से पा जाएंगे, है ना। क्योंकि मंजिल को पाने के लिए तो भाई हमें शिद्दत से क्या करनी होगी? मेहनत करनी होगी। और मेहनत कभी भी खराब नहीं होती है। हम जो भी मेहनत करते हैं, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। हम किसी के लिए तो करते नहीं है, अपने लिए करते हैं। तो जो भी मेहनत हम कर रहे हैं तो हम भाई किस लिए? कामयाब होने के लिए। और कामयाब तो होकर ही रहेंगे, ये जिद है ना। क्योंकि वो जिद बना लो अपनी कि हमें करना क्या है, हमें पढ़ाई करनी है, दुनियादारी में नहीं पढ़ना है, चक्करों में नहीं पढ़ना है, क्या हो रहा है दुनिया में हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरह से अगर आपने दुनियादारी के बारे में सोचा, दुनिया के चक्कर में पड़े, तो समझ लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेशन को विराम देते हैं और मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।